हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी व्याकरण की क्लास में आज हम पढ़ेंगे अविकारी शब्द या अव्यय। चलिए जानते हैं अव्यय क्या हैं और इनके कितने भेद होते हैं। जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल और वाच्य आदि के कारण नहीं बदलता, उन्हें अव्यय कहते हैं। इन्हें अविकारी शब्द भी कहते हैं। उदाहरण देखिए, वृद्ध आदमी धीरे धीरे चलता है, वर्षा धीरे धीरे हो रही है। पहले वाक्य में वृद्ध आदमी पुल्लिंग है, इसलिए उसकी क्रिया चलता है भी पुल्लिंग है। दूसरे वाक्य में वर्षा स्त्रीलिंग है, इसलिए उसकी क्रिया हो रही थी भी स्त्रीलिंग है। परंतु धीरे धीरे शब्द दोनों में समान है, इस तरह वह अव्यय है। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा विस्मयादि बोधक। आइए सबसे पहले समझते हैं कि क्रिया विशेषण क्या है। दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। पहला वाक्य है नाना जी अचानक चले गए और दूसरा आओ यहाँ बैठो। इन वाक्यों में क्रमशः चले गए और बैठो क्रियाएं हैं। अचानक और यहाँ इन क्रियाओं की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला रीतिवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा कालवाचक क्रिया विशेषण और चौथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के होने की रीति या ढंग या तरीके का पता चलता है, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखिए, घोड़ा तेज दौड़ता है। इसमें तेज रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि वह घोड़े के दौड़ने के ढंग को बता रहा है। दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जिस क्रिया विशेषण शब्द के द्वारा क्रिया के होने के स्थान का बोध होता है, उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखिए, मेहमानों को भीतर बिठाइए। इसमें भीतर स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि इससे पता चल रहा है कि मेहमानों को कहाँ बैठाना है। दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण, जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने के समय के बारे में पता चलता है, अर्थात यह पता चलता है कि क्रिया कब हुई, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण, मेरे भैया कल आएंगे। इससे कल कालवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि इस शब्द से क्रिया के होने के सही समय का पता चल रहा है। यह पता चल रहा है कि भैया परसों या और किसी दिन नहीं, बल्कि निश्चित रूप से कल आएंगे, अतः यह कालवाचक विशेषण है। चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जिस क्रिया विशेषण शब्द से किसी क्रिया के परिमाण अर्थात उसकी मात्रा का ज्ञान होता है, अथवा जिस क्रिया विशेषण शब्द से यह पता चलता है कि कार्य कितना हुआ, उस क्रिया विशेषण को परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण, कमला ने थोड़ा काम किया। बच्चों, इस वाक्य में थोड़ा से यह पता चल रहा है कि कार्य कितना किया गया है, अतः यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। अव्यय का दूसरा भेद है संबंध बोधक। नीचे दिए गए उदाहरणों को ध्यान से देखिए। पहला वाक्य है यात्री पेड़ के नीचे बैठा है। इस वाक्य में के नीचे पेड़ के साथ यात्री का संबंध स्पष्ट कर रहा है। इसी प्रकार दूसरा वाक्य है घर के पास मंदिर है। इस वाक्य में के पास शब्द घर का संबंध मंदिर से, और इसी प्रकार वाक्य नंबर 3 में छत पर मोर बैठा है, उसमें पर शब्द छत का संबंध मोर से स्पष्ट कर रहा है, अतः ये संबंध बोधक हैं। इस प्रकार जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। संबंध बोधक शब्द 2 प्रकार से प्रयुक्त होते हैं। पहला विभक्तियों के साथ और दूसरा विभक्तियों के बिना। उदाहरण देखिए, वहाँ पेड़ के पास कौन खड़ा है। इस वाक्य में संज्ञा पेड़ के साथ
विभक्ति का चिन्ह के पास लगा है। लेकिन दूसरे उदाहरण, मैं वहाँ कई महीनों तक रहा, इसमें किसी प्रकार की विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है। और आइए अब देखते हैं कि संबंध बोधक कितने प्रकार के होते हैं। पहला है स्थानवाचक संबंध बोधक। जिन संबंध बोधक शब्दों से दो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के स्थान या स्थिति के बारे में पता चलता है, उन्हें स्थानवाचक संबंध बोधक कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, के निकट, दूर, के अंदर, के बाहर आदि। उदाहरण देखिए, बस्ती से दूर एक मंदिर है। यहाँ पर से दूर स्थानवाचक संबंध बोधक है, क्योंकि उससे मंदिर के स्थान का पता चल रहा है, पता लग रहा है कि वह बस्ती से दूर है। दूसरा है कालवाचक संबंध बोधक। जिस संबंध बोधक से यह पता चलता है कि एक क्रिया दूसरी क्रिया के पहले के समय हुई है या बाद के समय हुई, उसे कालवाचक संबंध बोधक कहते हैं। जैसे के पश्चात, के उपरांत, के पहले, के बाद में आदि। उदाहरण, महेश के बाद सुरेश आया। यहाँ सुरेश के आने की क्रिया महेश के आने के बाद हुई है, यह पता चल रहा है, अतः यह कालवाचक। तीसरा है साधनवाचक संबंध बोधक। इससे यह पता चलता है कि एक संज्ञा या सर्वनाम दूसरी संज्ञा सर्वनाम के लिए साधन का कार्य कर रहा है। जैसे के द्वारा, के मार्फत, के सहारे, के जरिए इत्यादि। उदाहरण, डंडे के सहारे दादाजी चलते हैं। इसमें के सहारे साधनवाचक संबंध बोधक है, क्योंकि वह दादाजी के चलने का साधन है। चौथा है दिशावाचक संबंध बोधक। जिस संबंध बोधक द्वारा यह पता चलता है कि संज्ञा या सर्वनाम दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के किस दिशा में है, उसे दिशावाचक संबंध बोधक कहते हैं। जैसे के पास, के सामने, की ओर, की तरफ आदि। उदाहरण, मंदिर के पीछे मेरा घर है। इस उदाहरण में के पीछे द्वारा यह पता चल रहा है कि मंदिर किस दिशा में है। पांचवा है समतावाचक संबंध बोधक। जिस संबंध बोधक से यह पता चलता है कि एक संज्ञा या सर्वनाम को दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के समान बताया जा रहा है, उसे समतावाचक संबंध बोधक कहते हैं। जैसे के समान, के बराबर, की तरह, की भांति आदि। उदाहरण, प्राची प्रज्ञा की भांति बुद्धिमती है। इसमें की भांति समतावाचक संबंध बोधक है। छठा है तुलनावाचक संबंध बोधक। जिस संबंध बोधक से यह पता चलता है कि एक संज्ञा या सर्वनाम को दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से अच्छा या खराब बताया जा रहा है, उसे तुलनावाचक संबंध बोधक कहते हैं। जैसे की अपेक्षा, के बजाय, की तुलना में आदि। उदाहरण, राजेश की अपेक्षा रमेश अच्छी बात करता है। यहाँ पर की अपेक्षा संबंध बोधक है। तुलनावाचक संबंध बोधक इसलिए है क्योंकि राजेश और रमेश की तुलना की जा रही है। संगवाचक संबंध बोधक। जिस संबंध बोधक से यह पता चलता है कि एक संज्ञा या सर्वनाम दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ कोई कार्य कर रहा है, उसे संगवाचक संबंध बोधक कहते हैं। उदाहरण, के साथ, के सहित, के समेत आदि। बेटा अपने पिता के साथ बैठा है। इसमें के साथ संगवाचक संबंध बोधक है, क्योंकि इससे पता चल रहा है कि बेटा और पिता साथ साथ बैठे हैं, संग बैठे हैं। आठवां है पृथकतावाचक संबंध बोधक। जिस संबंध बोधक से यह पता चलता है कि एक संज्ञा या सर्वनाम को दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से दूर या अलग बताया जा रहा है, उसे पृथकतावाचक संबंध बोधक कहते हैं। जैसे से दूर, से अलग, से परे, से हटकर, से पृथक आदि। उदाहरण, अरे प्रमोद, खंबे से दूर खड़े हो जाओ। इस उदाहरण में से दूर पृथकतावाचक का उदाहरण है, क्योंकि इसमें यह बताया जा रहा है कि खंबे से अलग खड़े हो जाओ, पृथक होकर खड़े हो। नेक्स्ट है विरोधवाचक संबंध बोधक। जिस संबंध बोधक से एक संज्ञा या सर्वनाम द्वारा दूसरे संज्ञा या सर्वनाम का विरोध करने या स्वभाव का पता चलता है, उसे विरोधवाचक संबंध बोधक कहते हैं। जैसे के विपरीत, होने के विपरीत, के प्रतिकूल, के खिलाफ आदि। उदाहरण, मोहनीश रजनीश के विपरीत स्वभाव का छात्र है। यहाँ पर के विपरीत विरोधवाचक
संबंध बोधक है, क्योंकि दोनों के विरोधी स्वभाव का पता चल रहा है। 10वां और आखिरी है हेतुवाचक संबंध बोधक। जिस संबंध बोधक से संज्ञा या सर्वनाम द्वारा किए गए कार्य के हेतु या कारण का पता चलता है, उसे हेतुवाचक संबंध बोधक कहते हैं। जैसे हेतु, के खातिर, के कारण आदि। बच्चों के अच्छे भविष्य हेतु पिता दिन रात मेहनत करते हैं। यहाँ पर हेतु जो है वह हेतुवाचक संबंध बोधक का उदाहरण है। तो इस तरह बच्चों, आज हमने अविकारी शब्दों के 2 भेद, क्रिया विशेषण और संबंध बोधक के विषय में विस्तार से जानकारी ली। अविकारी शब्दों के 3 भेद और हैं, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात, जिनकी जानकारी हम अगली कक्षा में लेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। थैंक यू।